हेलो, मैं संग्राम पवार। हमारी आज से इंडिया ईयरबुक की सीरीज़ चालू हो रही है। जैसे कि बात हो चुकी है, यूपीएससी की प्री आ रही है और अन्य एग्ज़ाम आ रही हैं, उसके हिसाब से क्यों इम्पॉर्टेंट है इंडिया ईयरबुक का अध्ययन करना हमने डिस्कस कर लिया है। आज से हम उसी के बारे में प्रयास चालू करेंगे कि कैसे हम कम समय में इन सारे टॉपिक्स जो इंडिया ईयरबुक में दिए हैं उसे कवर कर लें। तो आज हम चालू करते हैं इंडिया ईयरबुक का, और जो सेकेंड टॉपिक है उससे हम चालू करेंगे लैंड एंड द पीपल और नेशनल सिंबल्स। ये दो पोर्शन जो है आज हम इनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं इनको। चालू करने से पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा कि कई सारी चीज़ जो होंगी आपको दिखेंगी कि कॉमन है, पढ़ चुके हैं, और कुछ चीज़ होंगी नहीं, तो आपका इसमें एक रिवीजन भी हो जाएगा, और कुछ चीज़ें जो होंगी उस पर उतना वेटेज हम नहीं देंगे। तो इस तरीके से हम इसके पूरे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं भाई। सबसे पहले जनरल इंफॉर्मेशन जो है इंडिया के बारे में, आप सबको ये इंफॉर्मेशंस पता है कि एरिया कितना है हमारा, तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके अलावा अगर देखा जाए नॉर्थ से साउथ एक्सटेंशन कितना है, तो ये 3214 किलोमीटर है, और ईस्ट से वेस्ट कितना है, तो 2933 किलोमीटर है। अब वहीं पर हमने जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट भी जो है ये हम देख लेते हैं। तो मेन लैंड का अगर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखें तो ये 8.4 डिग्री या 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और वहीं पर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट अगर हम देखें तो ये कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक के। मतलब यहाँ से 68 से लेके 8 डिग्री से लेके यहाँ पर 37 डिग्री नॉर्थ है। तो ये चीज़ तो आप सबको पता ही होगी। चलिए एरिया वाइज अगर देखें तो इंडिया वर्ल्ड की जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है। कई बार कई एग्जाम में ऐसे फैक्चुअल चीज़ें पूछ देता है, तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज। रशिया सबसे बड़ा है, उसके बाद कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, उसके बाद अर्जेंटीना आता है। तो याद रखेंगे इंडिया 7th लार्जेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड है इन टर्म्स ऑफ एरिया, क्षेत्रफल के आधार पर। वहीं अगर हम देखें जनसंख्या या पॉपुलेशन के आधार पर भी अगर देखा जाए तो भारत जो है 2nd लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक, हालांकि इसमें कुछ डेटा और अभी आ रहा है, लेकिन भारत की तरफ से जो भी डेटा अवेलेबल है उसमें और इंडिया ईयर बुक में जो दिया है उस हिसाब से इंडिया 2nd नंबर की जो है लार्जेस्ट कंट्री है इन रिस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन। तो सबसे बड़ी है चाइना, फिर इंडिया, देन यूएसए। अब अगर बोला जाए लैंड फ्रंटियर जो है कितना बड़ा है, अगर जो भी ऊपर में अगर आप देखोगे भारत का मैप, तो भारत के मैप में आपको नॉर्थ साइड में दिखेंगे क्या, बहुत सारे पड़ोसी राज्य, नेबरिंग नेशंस दिखेंगे। तो नॉर्थ और ईस्ट वेस्ट जो भी होगा ये सारा मिलाकर आप देखोगे तो इसमें आपको मिलेंगे बहुत सारे नेबरिंग नेशंस। तो उनके साथ हमारा जो लैंड फ्रंटियर है वो कितना है, 15,200 किलोमीटर है। वहीं कोस्टल लाइन ये हम मिलाकर बोल रहे हैं किसको, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिलाकर के लगभग 7516.6 किलोमीटर है। नंबर ऑफ स्टेट्स आज की डेट में कितने हैं, 28 हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि 29 स्टेट्स हुए थे 2014 2 जून में तेलंगाना के बनने के बाद, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो यूटी का दर्जा दे दिया गया, और उसके बाद जो आज की डेट में हमारे स्टेट्स हो गए हैं 28। और वहीं पर जो है 26 जनवरी 2020 को दमन दीव और दादर नागर हवेली इनको मिलाकर एक यूटी बना दिया, तब से यूटी की भी संख्या कुल हो गई है 8। तो इसे याद रखेंगे। वहीं पर अगर देखें नेबरिंग स्टेट्स या नेबरिंग नेशंस कौन से हैं, तो नॉर्थ वेस्ट में अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे, नॉर्थ वेस्ट में आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान दिखेगा। अफगानिस्तान छोटा सा एरिया टच करता है भारत का। नॉर्थ में है चाइना, उसके बाद नेपाल और भूटान है। फार ईस्ट में आप जाएंगे तो क्या मिलता है, म्यांमार, और ईस्ट में मिलता है बांग्लादेश। श्रीलंका और भारत के बीच में एक छोटी सी स्ट्रेट है, जल डमरू मध्य कहा जाता है, पाक स्ट्रेट, और गल्फ ऑफ मन्नार भी है वहां पर, उसे वो भी कहा जाता है। ठीक, अब ये जो है याद रखेंगे, कई बार पूछ लेता है पेपर में कि ये जो नेशंस हैं या हमारा जो फ्रंटियर है, लैंड फ्रंटियर है, उसमें सबसे ज़्यादा किसके साथ टच होता है, तो BCPNMBA। ठीक, बी फॉर बांग्लादेश, सी से चाइना,
P से पाकिस्तान, N से नेपाल, M से म्यांमार जिसे पहले बर्मा भी कहा जाता था, B से भूटान, और सबसे कम हमारी जो रेखा लगती है वो किससे, अफगानिस्तान से है। ठीक, अफगानिस्तान से है। ध्यान रखेंगे, अगर ज्योग्राफी वाले पोर्शन में आपने डिटेल में भी पढ़ा होगा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा रेखा है, बॉर्डर लाइन है, उसे क्या कहा जाता है, अफगानिस्तान के साथ जो उसे क्या कहा जाता है, प्लस में चाइना के साथ जो है उसे क्या कहा जाता है। इसे ज़रूर से याद रखेंगे किसके साथ हमारी सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। ठीक, इसी में आगे देखते हैं हम और क्या क्या है। BCP NMB ये ध्यान रखेंगे। कंट्री को जो है 6 जोन्स में बांटा गया है, अलग अलग 6 जोन्स में बांटा गया है। नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट, सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट। एक सेपरेट जोन नॉर्थ ईस्ट के लिए सारे स्टेट्स को मिला करके बनाया गया है। ठीक, आगे आते हैं इसी में फिजिकल फीचर्स। अगर हम देखें कितने फिजिकल फीचर्स में हम इंडियन नेशन को डिवाइड कर सकते हैं, तो इंडियन नेशन को हम 4 मेन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या है, एक तो ग्रेट माउंटेन जोन है, या फिर जिसमें हम देखते हैं कि इसको 3 भाग में हिमालय आएगी, माउंटेन आपकी, जिसको हम 3 भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं। उसके बाद प्लेन्स ऑफ गंगा एंड इंडस, जो गंगा और इंडस के कारण जो प्लेन बना है उसके बारे में पढ़ेंगे। और डेजर्ट रीजन हमारे यहाँ है, स्पेशली राजस्थान में, और सदर्न पेनिनसुला जो कि पूरा डेक्कन प्लेट्यू हम कहते हैं वो सारा। तो ये 4 फिजिकल फीचर्स में हम डिवाइड करते हैं। तो इसी में हम देखना चालू करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले देखते हैं हिमालयन प्लेन, हिमालयन माउंटेन, ग्रेटर माउंटेन्स जो है नॉर्थ में, उसे हिमालय कहा जाता है। अब ये हिमालय को भी जो है हम मुख्यतः 3 भाग में डिवाइड करते हैं, और चौथा भाग एक और ले लेते हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है। तो सबसे पहले इसमें देखोगे तो ये ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। ये लगभग इस तरह से पूरा कंटिन्यू बना हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं लेसर हिमालय, यहाँ से पूरा हमारा ग्रेटर हिमालय है, कंटिन्यूस है। फिर लेसर हिमालय है जो कि लगभग यहाँ तक है, और उसके बाद शिवालिक हिमालय है। ये कुछ पार्ट में लेसर हिमालय के नीचे या हिमाचल हिमालय के नीचे है। ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है, लेसर हिमालय को हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है, आउटर हिमालय इसे शिवालिक भी कहा जाता है। और यहाँ पर है हमारे नॉर्थ ईस्ट के कुछ माउंटेन्स। तो ये एक अलग से हम नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय को भी डिवाइड करके पढ़ते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं इसी में हम माउंटेन और हिल्स के बारे में। तो माउंटेन और हिल्स जैसे आप देखोगे ये सारे टॉपिक्स आपने पढ़े हैं। इन सब टॉपिक में आप डिटेल में ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं। जैसे ग्रेटर हिमालय, तो ग्रेटर हिमालय जो है विश्व का सबसे ऊंची जितनी भी हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, वो सारी आपको कहाँ मिलेंगी, ग्रेटर हिमालय में मिलेंगी। जैसे माउंट एवरेस्ट, इसके अलावा कंचनजंगा जो भारत में है, मकालू, और बहुत सारी हो जाएंगी। एक एक्सेप्शन है जो कि यहाँ पर स्थित है काराकोरम में, जिसे कहा जाता है K2 या गॉडविन ऑस्टिन। ये ट्रांस हिमालय में है, हिमालय या ग्रेटर हिमालय का हिस्सा नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इसके अलावा माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहा जाता है। नीचे आएंगे लेसर हिमालय। अब इन दोनों के बीच में ये लेसर हिमालय जो है जस्ट नीचे में, लेसर हिमालय और ग्रेटर हिमालय के नीचे में हम बीच में अगर देखें वैली होती है, वैली बनती है। जैसे कश्मीर की वैली है, काठमांडू की वैली है, इसका फॉर्मेशन इस गैप में, इस वैली में हुआ है। और लेसर हिमालय में हम देखेंगे तो इसके भी कई भाग में हम पढ़ते हैं। जैसे पीर पंजाल की हिल्स है, इसके अलावा धौलाधर, नाग तिब्बा, महाभारत, ऐसी कई हिल्स हैं। आपने ज्योग्राफी वाले पोर्शन में ज़रूर देखा होगा इन सब के बारे में। तो जब इसको पढ़ने बैठें तो कोशिश करें उसे भी साथ में रिवाइज कर लें। ठीक, जैसे पीर पंजाल जो है, पीर पंजाल में हमने जानते हैं कि कई सारे पासेस भी बने हैं, बनिहाल पास, पीर पंजाल पास, और बनिहाल पास जो है उसमें टनल्स भी बने हैं, जवाहर टनल्स, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। तो ये सारी चीज़ के बारे में ज़रूर देखें। उसके बाद नीचे आएंगे तो शिवालिक हिमालय या आउटर हिमालय हमें मिलता है। तो आउटर हिमालय या शिवालिक हिमालय इसकी, अच्छा यहाँ पर अगर हम देखें हाइट के बारे में, तो
इसकी एवरेज हाइट लगभग जो है 6000 मीटर है। इसी कारण यहाँ सारी ऊंची चोटियाँ मिलती हैं, हिल्स मिलती हैं। यहाँ पर हम देखें तो लगभग जो है 3500 से 4000 मीटर तक की जो है हमको ऊंची हिल्स मिलती हैं, चोटियाँ मिलती हैं। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो ये है 600 से लगभग 1500 मीटर तक की ऊंची हिल्स मिलती हैं। और फिर आ जाता है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय। तो नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय में हम डिवाइड करके पढ़ सकते हैं कि किस किस राज्य में कौन सी हिल्स आती हैं। तो इसमें आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में, अगर मैप में देख पा रहे होंगे तो ये वाला जो पोर्शन है अरुणाचल प्रदेश का, यहाँ पे डाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी, पटकाई बूम, ये सारी हिल्स मिलती हैं। नीचे आएंगे नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, त्रिपुरा हिल्स, यहाँ पर मेघालय में गारो खासी, जयंतिया। खासी हिल्स आपको पता है, खासी हिल्स क्यों फेमस है, मौसिनराम और आपका चेरापूंजी वहीं पास में है। फिर यहाँ पर असम में आते हैं, मिकीर लोकेटेड है कहाँ पर, असम में। तो ये कुछ माउंटेन्स हैं, आप इनके बारे में ज़रूर पढ़ें। फिर इसके अलावा पासेस, तो पासेस भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि जैसे ये वाला जो पोर्शन है हमारा, यहाँ पर मिल जाता है क्या, पीर पंजाल पास कश्मीर में। इसके अलावा यहाँ मिलता है बनिहाल पास। यहाँ पर हम आएंगे तो बुरझिल, काराकोरम, अघील, है ना। तो ये सारे पासेस आपको मिलेंगे। पासेस आपको याद रखना ज़रूरी है किस स्टेट में कौन सा है, स्पेशली जब आप पढ़ेंगे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे बहुत सारे पासेस हैं जो कनेक्ट करते हैं किससे, तिब्बत या चाइना से भारत का रूट बनता है। जैसे आप देखेंगे सिक्किम में नाथुला और जेलेपला है, आप उत्तराखंड में देखेंगे लीपू लेक, माना पास है। आप जब हिमाचल प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ शिपकिला पास मिलेंगे। तो ये सारे पासेस आपको ध्यान रखने और स्पेसिफाई कर लीजिएगा जहाँ भी आपके नोट्स होंगे किस स्टेट में कौन से पासेस हैं, और साथ में इनका इम्पोर्टेंस क्यों है, कोई स्पेशल हाईवे जाता है वहाँ से क्या। तो ये इस तरीके से आप इसको डिवाइड करके पढ़ लेंगे। जो कूट वाले क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें स्टेटमेंट्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं, उसमें इस तरीके की चीज़ें पूछ सकती हैं। तो आपको बहुत बारीक तरीके से अपनी तैयारी रखनी है। आगे आते हैं हम प्लेन्स के बारे में। तो प्लेन्स में के बारे में जानने के पहले हम देखते हैं कि जब हम जानते हैं कि यहाँ पर आपका ऊपर में कौन सी प्लेट थी, यूरेशियन, और भारत जो है ये हिस्सा था गोंडवाना प्लेट का। ये टूट कर जो है कुछ साल पहले, कुछ करोड़ों साल पहले जाके टकराया किससे, कुछ साल पहले ये जाकर टकराया, कहाँ चले गया, सॉरी, ठीक। तो कुछ साल पहले जो है जाकर टकराया आपका उत्तर भाग में, और टकराने के बाद लगभग 4 से 5 करोड़ साल पहले ये जाकर टकराया आपका यूरेशियन प्लेट से। और यूरेशियन प्लेट से टकराने के समय ये जो एरिया रहा था, ये खाली एरिया था टकराने के पहले। तो यहाँ पर एक सागर हुआ करता था जिसे कहा जाता था टेथिस सागर। तो ये टेथिस सागर स्थित था यहाँ पर, टेथिस सी। तो ये टेथिस सी धीरे धीरे जब हिमालयन प्लेट सबडक्ट हुई यूरेशियन प्लेट के कारण, और फोल्ड माउंटेन के तौर पर किसका निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। तो धीरे धीरे जो ये टेथिस सी था वो यहाँ से आने वाली रिवर्स के कारण, उनके डिपोजिशन के कारण वो धीरे धीरे क्या हो गया, सेडिमेंट से दब गया, और वहाँ पर निर्माण हो गया एक प्लेन का जिसे कहा जाता है गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। और ये विश्व के सबसे बड़े प्लेन में से एक है, और लगभग इसका क्षेत्र भी आप देखोगे तो 2400 किलोमीटर है, और ब्रॉड कितना है तो 240 से 320 किलोमीटर है लगभग। हम देखेंगे ये पूरे एरिया में आपको दिखेगा। इसमें और ख़ास बात क्या है कि ये 3 रिवर्स के कारण मेनली फॉर्म हुआ है। एक तो हो गई इंडस जो यहाँ से निकल कर जाती है, एक आई हमारी गंगा जो यहाँ से है, और तीसरी है आपकी ब्रह्मपुत्रा जो निकल के यहाँ से आती है। तो ये पूरा जो प्लेन फॉर्म हुआ है गंगा और इंडस के कारण, ये 3 नदियों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। अब ये जैसे मैंने पहले बताया कि ये
कि ये जो है विश्व का सबसे बड़ा प्लेन में से है। अब ये प्लेन में जो है डिपोजिशन आया है, किस तरह की सॉइल से का डिपोजिशन हुआ है, तो एलुवियल सॉइल का हुआ है। एलुवियल सॉइल का डिपोजिशन हुआ है तो ये एरिया बहुत फर्टाइल है। गंगा और उसकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज भी इस एरिया में फ्लो होती हैं, तो इस कारण से यहाँ पर पानी की अच्छी मात्रा उपलब्ध है और इस कारण से यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी अच्छा होता है। और प्लेन एरिया है, जब हम सिविलाइजेशन के समय से भी पढ़ते हैं तो प्लेन एरिया है, लोग आकर शुरुआत में यहाँ बसे, इसलिए ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया भी है। ठीक, और अगर इसे देखा जाए, जैसे यमुना यहाँ से आती है, आपको पता है दिल्ली के पास से, तो यमुना और उसके बाद लगभग ये जब तक जाके मिलती है 1600 किलोमीटर का, बे ऑफ बंगाल में जब गिरती है गंगा, तो ये 1600 किलोमीटर के स्ट्रेच में इसमें जो ढाल है, स्लोप है या एलिवेशन जो है मात्र 200 मीटर का ही है, जिससे समझ में आता है कि ये काफ़ी सपाट प्लेन है। ठीक, तो ये कुछ फीचर्स हो गए, ये ध्यान रखेंगे ज़रूरी। स्पेशली कई बार पेपर में पूछता है इस तरीके के, आपको कुछ फैक्ट्स दे दिया रहता है और वो स्टेटमेंट्स में रहते हैं, तो आपको फैक्ट्स ध्यान रहना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं डेजर्ट रीजन। तो डेजर्ट रीजन में अगर देखें तो भारत में जो ये डेजर्ट रीजन है, इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, दो भाग में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे लगभग जो है ये रन ऑफ कच्छ से लेके यहाँ पर जो है जोधपुर के पहले वाला जो रीजन है, लूनी रिवर जहाँ से आती है, यहाँ पर जो है इसे लिटिल डेजर्ट बोला जाता है। मतलब ये रन ऑफ कच्छ है, रन ऑफ कच्छ के ऊपर से लेके यहाँ पर जो आपकी लूनी नदी निकलती है वहाँ तक के जो रीजन है उसे कहा जाता है क्या, लिटिल डेजर्ट। ग्रेट डेजर्ट कहा जाता है इसके वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में जो पूरा रीजन है, लूनी जहाँ से निकल रही है उसके नॉर्थ वेस्ट में जो रीजन है, जिसमें आपका जैसलमेर, जोधपुर सारा चीज़ आ जाता है, वो वाले एरिया को क्या कहा जा रहा है, उसे कहा जा रहा है, इसकी थिकनेस बढ़ा लेते हैं, उसे कहा जा रहा है क्या, ग्रेट डेजर्ट। तो दो भाग में हम डेजर्ट को डिवाइड करके पढ़ते हैं, तो ध्यान रखेंगे ये चीज़। आगे आते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है ये ट्रायंगल फॉर्म में, इन्वर्टेड ट्रायंगल फॉर्म में है हमारा, और इसकी हाइट अगर देखें तो लगभग 460 से लेके 1220 मीटर तक के हैं। गंगा का जो प्लेन है उसके साउथ में लोकेटेड है ये। ठीक, इसमें अगर देखें तो कुछ स्पेशल जो बड़ी माउंटेन रेंजेस हैं वो ध्यान रखना ज़रूरी है। अरावली, विंध्यन, मैकाल, किस स्टेट में कौन सी माउंटेन है, क्या उसमें कुछ स्पेशल फीचर हैं, इस तरीके से आप उसको वर्गीकृत करके, डिवाइड करके फैक्ट ध्यान रख सकते हैं। अब इसके जो है दो फ्लैंक दिखाई देते हैं हमें, एक को कहा जाता है क्या, वेस्टर्न घाट, एक को कहा जाता है क्या, ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट जो है उतना कंटिन्यूस नहीं है, क्यों, क्योंकि ये इसका पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो स्लोप है वो कहाँ है, ईस्टर्न तरफ है, और जो वेस्ट साइड है ये ज़्यादा ऊंची स्थिति में है। तो इस कारण सारी जो रिवर्स हम देखते हैं फ्लो होती है वो कहाँ होती है, बड़ी बड़ी नदियाँ जो है भारत की वो सब फ्लो होती है कहाँ, ईस्ट में। और इस कारण रिवर के फ्लो के कारण ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा क्या हो चुका है, इरोड हो चुका है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे कि जो आपका, जस्ट अ सेकेंड, तो ये जो आपका ईस्टर्न घाट है वो उतना कंटिन्यूस नहीं है, इरोडेड है, रेमिनेंट के फॉर्म पे बचा हुआ है। वहीं वेस्टर्न घाट देखेंगे ये कंटिन्यूस है। ठीक, ये घाट, लेकिन वहीं हम देखेंगे इस घाट के पास में जो कोस दिखेगा तो कोस ज़्यादा चौड़ा किसका है, इस साइड का है, और वेस्टर्न घाट का कम चौड़ा है। ठीक, तो ये कुछ फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे जाते हैं हम, और इन सब में जो प्रमुख माउंटेन्स कौन सी हैं, है ना, जैसे कालसू देवी और अलग अलग जो माउंटेन्स हैं आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, आप इनको लिख लीजिएगा। सह्याद्री रेंज हो गई, बाबा बुदन हिल्स हो गई,
अलग अलग जो हिल्स हैं आपको याद रखना है, वेस्टर्न घाट्स की, ईस्टर्न घाट्स की, ये दोनों आपस में मिलती कहाँ, नीलगिरी में। नीलगिरी के नीचे अगर जाएंगे तो कौन सी हिल्स हैं, अन्नामलाई, कार्डमम, ये सारा जो है आप इस फैक्ट्स के साथ याद रखेंगे। किस स्टेट में कौन सी आती है, पालनी हिल्स हो गई, फिर महेंद्रगिरी हो गई, अलग अलग जो है सारी आप याद रखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे इनका एवरेज एलिवेशन भी कम है, क्यों? क्योंकि ये रेमिनेंट फॉर्म में डिग्रेडेड हो चुके हैं, ईस्टर्न घाट्स। फिर आते हैं वेस्टर्न घाट्स में, तो वेस्टर्न घाट्स में हम देखेंगे इसका एलिवेशन भी कितना है, 915 मीटर से 1220 मीटर है, लेकिन कुछ जगह पर जो है हमको ये इतनी ऊंची भी दिखाई देती है। ये दोनों कहाँ मिलती हैं? जैसे अभी मैंने कहा नीलगिरी हिल्स में जो है दोनों का नॉट है, दोनों जो है यहाँ पर मिलती हैं नीलगिरी हिल्स में, तो ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक, आगे आते हैं हम कोस्टल प्लेन। तो कोस्टल प्लेन में भी अगर देखें तो इसको हम डिवाइड करके पढ़ते हैं। ये वाले कोस्टल एरिया को हम क्या कहते हैं? गुजरात प्लेन। इसको दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, इसको कच्छ प्लेन, काथियावाड़ प्लेन। यहाँ पर हम आएंगे तो ये मिल जाएगा हमको कोंकण प्लेन, ये आ जाएगा कोंकण कोस्टल प्लेन। ये आपका कन्नड़ प्लेन, ये है मालाबार प्लेन। इधर पर आएंगे तो उत्कल, उड़ीसा वाला जो है हमारा उत्कल प्लेन कहलाता है, उत्कल प्लेन। उसके नीचे आएंगे तो नॉर्दर्न सिरकार्स, आंध्रा वाला जो सीमांध्रा वाला जो प्लेन है उसे क्या, नॉर्दर्न सिरकार्स, और इसे कोरोमंडल कहा जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे ये सब कोस्टल प्लेन्स में मोनोजाइट सैंड्स भी मिलती हैं, जो कि रिच हैं काहे में, आपकी स्पेशली इन थोरियम विच इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। उससे हम जो है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूज़ कर सकते हैं। कोरोमंडल में जो है जब नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है तो तब ये जो है कोरोमंडल में बारिश करता है, जिसके कारण हम देखते हैं यहाँ पर बहने वाली एक जो रिवर है, यहाँ पर बहने वाली जो रिवर है उसमें रिटर्न में भी जो है पानी मिलता है, पेरेनियल हो जाती है वो 2 सीज़न में। क्योंकि हम जब आगे देखेंगे हिमालय से जो रिवर आती है ये ग्लेशियर्स के पिघलने से बनती हैं, और यहाँ पर अगर हम देखें जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं ये सारी मॉनसूनल है, मॉनसून के कारण इनको जो है वाटर की सप्लाई होती है। तो तमिलनाडु में जो है हम देखेंगे रिवर्स को जो है विंटर्स में भी जो है वाटर का सप्लाई हो जाता है, किसके कारण? तो विंटर या रिट्रीटिंग मॉनसून के कारण। ठीक, ये हो गया जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर आप सबने पढ़ा होगा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में कि कौन सा आर्कियन है, कौन सा प्री कैम्ब्रियन है, धारवाड़, कडप्पा, ये सारे डिवीजन आपने पढ़े होंगे, उसे ज़रूर ध्यान रखेंगे। जो इंडिया ईयर बुक में दिखाया गया है कि सब कॉन्टिनेंट को जो है 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसको क्या क्या है, एक्स्ट्रा पेनिनसुलर या फिर हिमालय वाला जो रेंज है उसे कहा जा रहा है। ठीक, हिमालय वाला जो रेंज है उसे कहा जा रहा है। ठीक, फिर जस्ट अ सेकेंड, हिमालय वाला रेंज जो है उसे कहा जा रहा है। फिर आगे आते हैं इंडो गेंजेटिक प्लेन है, फिर क्या है आपका पेनिनसुलर प्लेन है। इंडो गेंजेटिक प्लेन कौन सा हो गया हमारा, ये वाला पोर्शन, और बाद में पेनिनसुलर प्लेन। तो ये तीनों जो जगह हैं इनकी जियोलॉजी कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है इनके जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में। तो जैसे मैंने बताया था कि प्रेजेंट डे इंडिया कब फॉर्म हुआ है, 4 से 5 करोड़ साल पहले हुआ है। क्यों हुआ है? तो कोलिजन के कारण हुआ है। किसके? तो इंडियन और यूरेशियन प्लेट के कारण। पहले वहाँ पर क्या स्थित था? तो टेथिस सी था, ये चीज़ मैंने बताया, वही चीज़ मेंशन है ईयर बुक में भी। ठीक, और इसी के कारण क्या हुआ है कि हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है, हिमालय माउंटेन रेंजेस का जो है फॉर्मेशन हुआ है। ठीक, और उम्मीद है, बीच में मैं बोलना चाह रहा था मैं भूल गया, उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाइए, अभी रिवीजन कंटिन्यू करिए। टेस्ट अगर मॉक दे रहे हैं तो वो ज़रूर दीजिए, बट पढ़ाई करते रहिए। ठीक, वापस आते हैं, हम देखते हैं इसी के कारण क्या हो रहा है, हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा है। और देयर इज़ अ 4 लैंड फ्रॉम साउथ ऑफ हिमालय जिसको कहा जाता है क्या,
गेंजेटिक प्लेन, तो मतलब हिमालय के जस्ट नीचे जो है उस फोरलैंड को क्या कह रहे हैं, ये गेंजेटिक प्लेन कह रहे हैं, जो कि हिमालय के कारण बना है। तो अब कई बार पूछ लेता है कि क्या इसके फीचर्स हैं। ठीक, जो आपका गेंजेटिक प्लेन है इसके क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। तो गेंजेटिक प्लेन हाईली फर्टाइल है, बात कर चुका हूँ मैं। एलुवियम के कारण डेवलप हुआ एलुवियम सॉइल्स है, पूरी एलुवियल सॉइल्स है। इसके अलावा यंगेस्ट स्ट्रक्चर है पूरे, अगर इंडिया में हम देखें तो सबसे यंगेस्ट स्ट्रक्चर कौन सा है, तो इंडो गेंजेटिक प्लेन है। तो ये ज़रूर ध्यान रखेंगे, कई बार जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं उसमें ऐसा पूछ सकता है, तो आपको ये सब चीज़ याद रहना चाहिए। फिर आते हैं हम क्या, पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में, इसमें क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के लिए। तो ये बात कर चुका हूँ। इन्वर्टेड ट्रायंगल है, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स है, प्लेट्यूज जहाँ भी होंगे वहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्लेट्यूज क्या है, ये रेमिनेंट्स हैं जो कुछ हिल्स फॉर्म हुई होंगी जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो इसमें आप देखेंगे कि हमेशा मिनरल रिच होगा ही, है ना। तो इसमें मिनरल का स्टोर हाउस कहा जाता है। मोस्ट स्टेबल पार्ट है, क्योंकि इतना पुराना स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये स्टेबल पार्ट है। यहाँ पर आपको नहीं दिखेंगे अर्थक्वेक जोन, हिमालय में आपको अर्थक्वेक जोन दिखाई देंगे। इसके अलावा क्या बोल रहा है कि कंसिस्ट ऑफ रॉक मेड अप ऑफ अराउंड कितना 380 करोड़ साल पहले जो रॉक्स बनी है वो सारी हैं यहाँ पर हमको मिलता है। ठीक, और इसके अलावा गोंडवाना, डेक्कन ट्रैप, ऐसी जो है यहाँ पे जो चट्टानें मिलती है या फिर क्वाटरनरी रॉक्स मिलती हैं। गोंडवाना क्वाटरनरी रॉक्स से हमें क्या मिल सकता है, ईंधन, फ्यूल वगैरह मिलता है। ठीक, चलिए अब आते हैं रिवर सिस्टम के बारे में। तो रिवर सिस्टम के बारे में भी जो है कुछ चीज़ें आप सबने अपने ज्योग्राफी में पढ़ ली होंगी, उसी को फिर से रिवाइज करेंगे कि भाई दो तरीके से आपने जाना होगा। यहाँ पर जो दिया है इंडिया ईयर बुक में 4 तरीके से वर्गीकृत किया गया, डिवीजन किया गया है किसका, रिवर सिस्टम का। पहला बोला गया क्या, हिमालयन रिवर सिस्टम, जिसका जो है हिमालय से उत्पत्ति हो रही है, ओरिजिन हो रहा है, ऐसे रिवर सिस्टम्स को क्या बोल रहा है, हिमालयन। दूसरा बोल रहा है डेक्कन, मतलब जो इस पूरे प्लेट्यू में हैं उनके बारे में बोल रहा है। तीसरा बोल रहा है क्या, कोस्टल्स, कोस्टल एरिया में जो रिवर्स होंगी या निकलती होंगी, जो यहाँ आसपास में आपका घाट से निकल कर कहाँ समुद्र में चली जाती होंगी, ऐसा। और फिर क्या बोल रहा है, कुछ इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम, जैसे लूनी रिवर बात किए थे हमने, लूनी रिवर यहाँ से निकलती है और यहाँ के रन ऑफ कच्छ में जो है ये विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। तो ऐसा कुछ रिवर सिस्टम के बारे में बात की गई है। तो इसमें बेसिकली दो जो महत्वपूर्ण है वो कौन से, हिमालय और डेक्कन रिवर सिस्टम है। अब दोनों में अंतर क्या है, ये सब चीज़ आप पढ़ चुके हैं, फिर से रिविजन हो रहा है। इसमें क्या है, हिमालयन रिवर सिस्टम, इसकी उत्पत्ति हो रही है यहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं उनके पिघलने से जो है ये सारा रिवर्स का ओरिजिन हो रहा है। ठीक, इसमें वाटर सप्लाई क्या होगा, परमानेंट होगा, पेरिनियल होगा लगभग। ठीक, इसके अलावा साथ में जब मानसून आता है तब इसमें और ज़्यादा जो है पानी आ जाता है। इसके अलावा ये सारी रिवर्स अगर हम देखें तो ये लगभग आपको अपने यूथ एज में दिखेंगी, स्पेशली इन हिमालय। जब मैदान में आती हैं तब ये मिएंडर करने लगती हैं, ठीक, मैच्योर फेज में दिखती हैं। वहीं अगर डेक्कन रिवर्स अगर देखें तो ये सारी मानसूनल है, इसमें मानसून जब आता है साउथ वेस्ट मानसून, तो उसी के कारण क्या हमें दिखेगा कि बारिश के कारण ही जो है इसमें जल की या वाटर की जो है वाटर की सारी जितनी भी ज़रूरत है वो सारा फुलफिलमेंट कहाँ से हो रहा है, ये साउथ वेस्ट मानसून के कारण हो रहा है। ठीक, कोस्टल रिवर्स और कुछ इनलैंड रिवर्स हैं। तो ये सारे रिवर सिस्टम आप ध्यान रखेंगे और साथ में पैटर्न्स भी देखेंगे, रिवर पैटर्न्स कितनी सारी हैं। ठीक, और इसके अलावा हर रिवर सिस्टम जब आप पढ़ेंगे तो उनके साथ उनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी ज़रूर से देख लेंगे। तो इस तरीके से जो है आपका पूरा एक कंप्लीट रिवीजन भी पैरेलली होते जाएगा। जब ये टॉपिक आप देखेंगे तो इसके साथ नदियों के बारे में भी पढ़ें। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम। ये आ जाते हैं इनलैंड ड्रेनेज में। तो ये कुछ एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे इनलैंड ड्रेनेज में जो इंडिया ईयर बुक में भी दिए हुए हैं। इसमें से जो है सारी ये राजस्थान के आसपास निकलती हैं, लेकिन ये सी में नहीं जा पाती हैं। ये कहाँ, या तो किसी सॉल्ट लेक में या किसी डेजर्ट में जाके
लॉस हो जाती हैं। कुछ जो बताया गया है इसमें, लूनी, मच्छू, रूपेन, सरस्वती, बनास और घग्गर, ये नदियों के नाम दिए हैं। इसे ज़रूर ध्यान रखेंगे। ये सारी क्या हैं, आपकी इनलैंड ड्रेनेज हैं, ठीक, जो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। ठीक, आगे हम देखेंगे इसके अलावा रिवर बेसिन्स। ठीक, रिवर बेसिन्स के बारे में नहीं दिया है, फिर कुछ कुछ चीज़ें दिया हुआ है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और कुछ रिवर्स के बारे में नहीं दिया है, वो भी हम डिस्कस कर ले रहे हैं। तो इसमें जैसे इंडिया ईयरबुक में बताया गया है कि पूरे भारत में जो है लगभग 20 रिवर बेसिन है। ठीक है, और इसको हम जो है दो भाग में डिवाइड करते हैं क्या क्या, मेजर रिवर बेसिन और कंपोजिट रिवर बेसिन। मेजर रिवर बेसिन कितने हैं, 12 हैं, और कंपोजिट रिवर बेसिन है 8। ड्रेनेज एरिया जो देखा जाए, इनको किस आधार पे, किस बेसिस पे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो इनका जो ड्रेनेज एरिया है ये 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, मेजर रिवर बेसिन। और कंपोजिट रिवर बेसिन जिसका ड्रेनेज एरिया 2000 से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर तक है, उसे क्या कह रहे हैं, कंपोजिट रिवर बेसिन। ठीक है, तो मेजर रिवर बेसिन में कौन सी 12 नदियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्या क्या है 12 नदियां, तो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और मेघना बांग्लादेश में जब आती है तो, ठीक, फिर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। अच्छा, रिवर्स में जब इन सब के हम पढ़ रहे हैं जो इंडिया में उत्पत्ति नहीं होती है, जैसे इंडस को क्या कहा जाता है, प्लस आपकी इंडस को तो इंडस ही कहा जाता है, ब्रह्मपुत्रा है उसे क्या कहा जाता है, फिर ब्रह्मपुत्रा जब यहाँ आती है बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, गंगा जब बांग्लादेश में आती है क्या कहा जाता है, उसके अलावा और कौन सी नदी बनती है, ये सारी चीज़ भी आप ज़रूर से देखेंगे। ठीक, तो महानदी, पेन्नार, ब्राह्मणी, बैतरानी, साबरमती, माही, नर्मदा और तापी। तो ये सारी नदियाँ, ये मैं इसलिए थोड़ा फास्ट फेज में चला रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, और इसकी डिटेल में अगर जाएंगे तो सिलेबस या जो हमने डिसाइड किया है वो कवर नहीं हो पाएगा। हम मेन चीज़ जो है, जो आप जनरली नहीं पढ़ते हैं, उस पर मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। ठीक, तो ये 12 नदियाँ जो हैं आपको ध्यान रहना चाहिए, ये प्रमुख बेसिन्स हैं, रिवर बेसिन्स हैं 12। 8 जो कंपोजिट रिवर बेसिन है, ये क्या, जो भी आपकी मीडियम और स्मॉल रिवर सिस्टम है उनको मिलाकर बनते हैं। तो 8 कौन से हैं, पहला जो देख रहे हैं हम, सुवर्ण रेखा है, और इसके साथ जो है सुवर्ण रेखा और बैतरानी में जो स्मॉल रिवर्स हैं उनके बीच में या उनके साथ जो भी जुड़ती हैं उन सबको मिला दिया गया है। फिर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स बिटवीन महानदी और पेन्नार, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ कहीं से छत्तीसगढ़ से इस तरीके से आती है महानदी, तो ये महानदी और पेन्नार को जो है यहाँ से आती, सॉरी, महानदी और यहाँ पर पेन्नार है, उन सबको मिलाकर बना दिया गया है। फिर पेन्नार से जो है कन्याकुमारी तक के जो है नदियां हैं उन सबको मिलाकर एक कंपोजिट रिवर बेसिन बना दिया गया है। इसके बाद नीचे आएंगे तो देखते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ इनलैंड ड्रेनेज इन राजस्थान। तो जो इनलैंड ड्रेनेज है राजस्थान में, बहुत सारी नदियों का बारे में हमने देखा, इन सबको मिला करके क्या बना दिया गया है, एक पूरा सिस्टम बनाया गया है, बेसिन बनाया गया है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर कच्छ और सौराष्ट्र में, तो ये हमारा कच्छ और सौराष्ट्र वाला जो रीजन है जिसमें लूनी भी आ जाती है, ये सबको मिलाकर एक बना दिया गया है। इसके अलावा वेस्ट फ्लोइंग रिवर कहाँ से, तो तापी और तदरी, यहाँ से हम देखते हैं तापी नदी आती है और कर्नाटक में तदरी नदी है, तो इसके बीच में जो छोटी नदियाँ हैं उन सबको मिलाकर बना दिया गया है। फिर तदरी से कन्याकुमारी के बीच में जो है उन सबको मिला के बना दिया है। और कुछ माइनर रिवर्स हैं जो कि आपका यहाँ म्यांमार और बांग्लादेश से आके यहाँ मिलती हैं, इन सबको मिलाकर क्या बना दिया है, एक बेसिन बना दिया गया है। तो इस प्रकार से जो है 8 रिवर बेसिन बना दिए गए हैं। इन सबको ध्यान रखेंगे, किस आधार पर ये डिवीजन किया गया है वो भी देखेंगे। ये कुछ लेंथ है, ये पोर्शन नहीं दिया गया था तो भी मैंने जोड़ दिया। क्या दिया है इसमें कि क्या क्या लेंथ है रिवर्स की, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदियों के बारे में। तो टॉप 10 जो है, सबसे बड़ी कौन सी है, गंगा है, ठीक, सबसे बड़ी है गंगा। गंगा के बाद आती है गोदावरी, बृहद गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। फिर कृष्णा, यमुना, नर्मदा, इंडस,
ब्रह्मपुत्रा, महानदी, कावेरी और तापी। तो ये ऑर्डर ज़रूर ध्यान रखेंगे, GGKYNIBMCT, कुछ भी अपनी ट्रिक से ध्यान रख लेंगे, कम से कम आपको जो है 5 तो ध्यान रहनी चाहिए। ठीक, तो ये नदियां हैं जो कि भारत में बहती हैं और इनकी ऑर्डर है। तो अगर इंडिया में बहने वाली नदियां ऐसा कहा जाए या इंडिया की सबसे लंबी नदियां, तब ये आएगा, लेकिन इंडिया में बहने वाली अगर बोलूँगा तो गंगा से पहले दूसरी नदियां भी आ जाएंगी। ठीक, क्योंकि कुछ पोर्शन में बहती हैं वो भारत में, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं गंगा में बहने वाली, ये भारत में बहने वाली सॉरी नदियों के बारे में। ठीक, अब आ जाते हैं क्लाइमेट के बारे में, जो इंडिया ईयर बुक में भी डिस्कस किया गया कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा है। तो आप अगर देखोगे मैप में तो ये पूरा क्षेत्र में क्या है, हिमालय है। यहाँ पेनिनसुला जो है ये 3 साइड से किससे घिरा हुआ है, समुद्र से। यहाँ पर अरेबियन सी, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन। तो यहाँ का एक विशेष तरह का क्लाइमेट होता है। क्लाइमेट मतलब लंबे समय का जो भी एक वातावरण होगा लॉन्ग टाइम के लिए, उसे कहा जाएगा। तो इस कारण से यहाँ का जो है एक विशिष्ट जो है आपका स्पेशल टाइप का एक क्लाइमेट है, और हिमालय के नॉर्थ में होने के कारण कई सारी स्पेशलिटी और बढ़ जाती हैं। तो वही चीज़ लिखा है कि नॉर्दर्न पार्ट में यहाँ हिमालय है, पेनिनसुला जो है ओशन से 3 साइड से कवर है, हिमालय जो है कश्मीर से लगभग अरुणाचल तक के पूरा कंटिन्यूस है। तो अब इसके कारण जो है कुछ खास चीज़ें हो सकती हैं जो पूछ सकता है पेपर में, कूट वाले जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं कि हिमालय के रहने के कारण जो है क्या खासियत है हमारे यहाँ, हिमालय क्या खासियत है, हिमालय के कारण हमारे क्लाइमेट में क्या जो है इम्पोर्टेंस बनाता है। तो देखेंगे कि ये जो है प्रोटेक्ट करता है किसको, इंडिया को, फ्रॉम एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया या मध्य एशिया से आने वाली जो है ठंडी हवाएं जो होती हैं, इन सब से हमको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और इस कारण जो हमारे यहाँ एक वातावरण बनता है एक ट्रॉपिकल नेशन का लगभग, वो क्यों बन पा रहा है, क्योंकि हिमालय की स्थिति है। इसके अलावा हम देखेंगे जब साउथ वेस्ट या दक्षिण पश्चिम मानसून आता है इस तरीके से, तो ये जो है उसके लिए एक बैरियर की तरह बन जाता है और उसे पास नहीं होने देता। मानसून यहीं रुक जाता है और भारत में वर्षा करता है। मानसून, इंडियन मानसून एक बहुत स्पेशल टॉपिक है पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेटोलॉजिस्ट लोगों के लिए। इसमें बहुत सारी चर्चा है, जिनका ऑप्शनल होगा वो सारी चीज़ें जानते होंगे। तो ये हो गई कुछ चीज़ें। इसके बाद हम देखते हैं कि सीज़न कैसे हैं, कितने प्रकार के हमें यहाँ सीज़न मिलते हैं। तो बेसिकली हमें जो है 4 प्रकार के सीज़न दिखाई देते हैं जो इंडिया ईयर बुक में बताया गया है। विंटर, जनवरी फरवरी में हमें जो है विंटर सीज़न दिखता है। प्री मानसून सीज़न दिखता है कब, मार्च से मई के बीच में। ठीक, साउथ वेस्ट मानसून सीज़न जो दक्षिण पश्चिम मानसूनी सीज़न कब दिख रहा है, जून से सितंबर के बीच में। और पोस्ट मानसून बोल रहा है जिसे अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बताया गया है। ठीक, विंटर्स के बारे में कुछ फीचर्स हैं, कभी पेपर में पूछ लिया जाए कि क्या खासियत है, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। तो विंटर्स के बारे में है, क्लियर स्काई होगा, आसमान जो है खुला रहेगा। फाइन वेदर, अच्छा मौसम रहेगा। फिर लाइट नॉर्दर्ली विंड्स, जो नॉर्दर्ली विंड्स आती हैं, उत्तरी पवनें आती हैं, वो लाइट रहेंगी। ह्यूमिडिटी लो रहेगी, लो प्रेशर रहेगा इस कारण, हाई प्रेशर रहेगा, इस कारण से ह्यूमिडिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। तापमान इसी कारण क्या होगा, कम होगा, है ना। और लार्ज डे टाइम वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, पूरे दिन में जो है टेम्परेचर वेरिएशन ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ये खास जो फीचर्स हैं जो लिखे हुए हैं किसमें, इंडिया ईयर बुक में रिगार्डिंग विंटर सीजन। प्री मॉनसून में बता रहा है क्या फीचर्स जो लिखे हुए हैं, इसमें बोल रहा है कि साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आते हैं बहुत। ठीक है भाई, साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आते हैं, अभी हम पढ़ेंगे जब स्पेशली जो साइक्लोनिक ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो आते हैं उनके बारे में भी। फिर कन्वेक्टिव टाइप ऑफ वेदर रहता है। कन्वेक्शन हम देखते हैं, रेनफॉल सब पढ़े होंगे, एक होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल, कोई होती है आपकी ओरोग्राफिक, कुछ होती है आपकी मॉनसूनल, सारी चीज़ आप जान रहे हैं। तो ये जो कन्वेक्टिव टाइप ऑफ वेदर है क्यों होता है, जब
धूप ज़्यादा पड़ती है उस एरिया में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, निम्न दाब हो जाता है, तो उसके कारण क्या होता है, आंधी तूफान, ओलावृष्टि, हेल स्ट्रॉम, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कन्वेक्टिव टाइप ऑफ वेदर दिखता है कब, प्री मॉनसून में, ध्यान रखेंगे, पूछ सकता है ये। डस्ट स्टॉर्म्स को क्या कहा जाता है, आंधी कहा जाता है, आंधीज हो गया है, एच आएगा यहाँ, आंधीज, है ना, डस्ट स्टॉर्म को आंधीज कहा जाता है। इसके अलावा वायलेंट थंडर स्टॉर्म्स आते हैं कहाँ, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, उसे क्या कहा जाता है, काल बैसाखीज या नॉर वेस्टर भी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ये प्री मॉनसून सीजन की खास विशेषताएं हैं। अब आते हैं मॉनसून में, तो मॉनसून कैसा आता है हमारे यहाँ, ये भी फीचर्स देख लेंगे। साउथ वेस्ट मॉनसून आता है। साउथ वेस्ट मॉनसून जो है केरल में सबसे पहले हिट करता है अराउंड 1 जून के आसपास, तो ये भी आपको पता है। राजस्थान में अगर हम देखें तो मॉनसून लगभग जो है 75 दिन तक रहता है, और वहीं अगर साउथ वेस्ट जो रीजन है इधर वाले, यहाँ पर ये लगभग 120 दिनों तक के रहता है। साउथ वेस्ट मॉनसून जो है ये कंटिन्यू नहीं आता, बल्कि ब्रेक भी आते हैं इसमें, बीच बीच में ब्रेक या गैप्स भी आती हैं। इसके अलावा जो इंडियन मॉनसून ब्लोज इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, समर में कुछ ऐसा बहता है, ठीक, और विंटर में ये इस तरह से आता है, जिसमें अभी हमने पढ़ा क्या कि कोरोमंडल के तट पर या कोस्ट पर जो है ये विंटर में बारिश लाता है। कुछ डेटा भी दिया हो इसमें, 1971 से 2020 के बीच में इंडिया में लगभग 868.6 mm जो है क्या हुआ है, रेनफॉल हुई है ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून में। सालाना जो है लगभग 868.8 mm बारिश हुई है, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए, फैक्ट दिया है। अब आ जाते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन आप सब जानते हैं, जहाँ पे ओशन बेसिन्स रहते हैं छोटे छोटे, इस बेसिन्स में जो है ओशन का टेम्परेचर जब बढ़ जाता है, उसके ऊपर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, उस कारण से क्या हो जाता है, आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप होता है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन इस तरह से डेवलप होके आप देखोगे, यहाँ बे ऑफ बंगाल में डेवलप होके या अरेबियन सी में डेवलप होके ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए हिट करता है इंडियन कोस्ट में। तो ये जो दोनों कोस्ट हैं ये बहुत ज़्यादा प्रोन है किसके लिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए। ठीक, तो क्यों होता है इसका डेवलपमेंट, तो वार्म ओशंस के कारण। और वाइल मूविंग हम देखेंगे ओवर लैंड कॉजेज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन, कोस्टल एरिया में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं, हम जानते हैं। ईस्ट और वेस्ट कोस्ट जो है सबसे ज़्यादा प्रोन है। भारत में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है, ये ध्यान रखेंगे, बाई मॉडल कैरेक्टर शो करता है। बाई मॉडल मतलब 2 बार ये जो है आता है। एक बार इसकी प्राइमरी पीक आती है कब, पोस्ट मानसून, मतलब मंथ ऑफ सितंबर में। पोस्ट मानसून जो है सितंबर के मंथ में, अक्टूबर तक भी आता है। क्या दिखेंगे आपको, बड़े बड़े साइक्लोन आते दिखेंगे। उसके अलावा सेकेंडरी पीक, ये भी क्या, प्री मानसून मंथ ऑफ जून, मई एंड, तब भी हमको दिखाई देते हैं। इसके अलावा आप सबने पढ़ा होगा कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं उनका नाम कैसे रखा जाता है, नामकरण कैसे किया जाता है। अगर नहीं पढ़ा होगा तो वो भी चीज़ ज़रूर देख लेंगे। ठीक, आगे आते हैं, जो दिया है इसमें फ्लोरा के बारे में। फ्लोरा या फिर जो वैरायटी होगी पौधों के बारे में, पादपों में जो विविधता है, डाइवर्सिटी है भारत में, उसके बारे में। तो भाई फ्लोरल रिचनेस के बारे में अगर हम बात करें, पादपों की जो विविधता है, उसमें भारत का जो है विश्व में 10वां रैंक आता है, और वहीं पर एशिया में जो है 4th रैंक है। और इन सब के लिए जो मेन इंस्टीट्यूट है तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, BSI, और ये BSI कहाँ लोकेटेड है, कोलकाता में लोकेटेड है। और इसके अनुसार जो है लगभग 46,000 प्लांट स्पीशीज जो है भारत में पाई जाती है। ठीक है, और इसी ने जो है BSI ने 8 फ्लोरिस्टिक रीजन में जो है इंडिया को डिवाइड किया है। क्या क्या हो गए, वेस्टर्न हिमालयास, ईस्टर्न हिमालयास, असम, इंडस प्लेन, गेंजेटिक प्लेन, डेक्कन, मालाबार और अंडमान। इस तरीके से 8 फ्लोरिस्टिक रीजन्स में भी जो है इसे डिवाइड किया गया है, किसके द्वारा, BSI के द्वारा। ठीक, आगे आते हैं, और एक फैक्ट और दिया, ये मेंस वेंस में आप कोट कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट जो मैंने बताया प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो वल्नरेबल या एक्सटिंक्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज प्लांट्स की जो है या फ्लोरा की है तो 1336 है, 1336, और जो लगभग पॉसिबली एक्सटिंक्ट माने गए वो कितने हैं तो 20 हैं। ठीक, अगला देखते हैं हम फॉनल आधार पर क्या क्या विविधता है। तो इंडिया जो है आप सबको पता है एक मेगा डाइवर्सिटी वाला नेशन है। यहाँ पर हमें जो है मेगा डाइवर्सिटी दिखाई देती है, और इसके लिए कौन सी इंस्टीट्यूट है, फौना एनिमल स्पीशीज की बात हो रही है तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पर है ये तो कोलकाता में है, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है। इंडिया में जो फौना मिलता है वो विश्व का 6.52% है ग्लोबल फौनल डाइवर्सिटी का, या फौनल विविधता का कितना है ये तो 6.52% है। मेन सेंस में कोट करने के लिए अच्छा है। और उसमें अगर देखें तो एंडेमिक कितने हैं तो 28% जो एंडेमिक है यहीं पाए जाते हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो लाया गया इसमें लगभग 6 शेड्यूल हैं, 1972 में लाया गया, और इसके तहत जो है लगभग 2800 स्पीशीज फौनल स्पीशीज को जो है प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। ये है रियाल्म्स, एम इसमें से चले गया, रियाल्म्स। ठीक, तो जो जूलॉजिकल सर्वे के द्वारा भारत को 2 रियाल्म में डिवाइड किया गया है, पेलियार्टिक और इंडो मालयन, इस तरीके से कि ये अलग अलग जोन में जो है हमारे फॉनल स्पीशीज मिलेंगे। बायोम्स अगर देखें तो बायोम्स ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल डेसिडियस और वार्म डेजर्ट, मतलब आपका जो ये है उष्णकटिबंधीय, आर्द्र वन उष्णकटिबंधीय, शुष्क वन, और आपके जो है रेगिस्तान वाला जो क्षेत्र है वहाँ के वन हो जाएंगे। तो इन 3 भागों में डिवाइड किया गया। और वहीं पर बायोजियोग्राफिक रीजन अगर देखें तो ये बायोजियोग्राफिक रीजन भारत में 10 दिखते हैं। ट्रांस हिमालय के ऊपर वाला हिमालयन जोन, इंडियन डेजर्ट, राजस्थान वाला रीजन हो जाएगा, मैप यहाँ पर नहीं है, राजस्थान वाला रीजन हो जाएगा। ठीक, सेमी एरिड रीजन, फिर वेस्टर्न घाट्स, जो वेस्टर्न घाट्स वाला रीजन है वहाँ हो जाएगा। डेक्कन प्लेट्यू में डेसिडियस रीजन हो जाएगा, गंजेटिक प्लेन वाला रीजन हो जाएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो जाएगा, कोस्टल प्लेन हो जाएंगे, अंडमान निकोबार हो जाएगा। अब इसमें कुछ जो ये आप ऐसे में भी कोट कर सकते हैं, इसमें दिया है, क्या बात कर रहा है कि भारत में कुल 903 प्रोटेक्टेड एरिया हैं, जो कि भारत के कुल एरिया का कितना है 5.02% है। और इसमें अगर हम देखें तो 120 एरिया जो है प्रोटेक्टेड एरिया किसके लिए, खास तौर पर तो फॉनल कम्युनिटीज़ के लिए। भारत में रामसर साइट्स कितनी हैं तो 37 रामसर साइट्स हैं। यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में अगर हम देखें तो 18 साइट्स निकाल कर रखी गई हैं। ठीक, डेमोग्राफी के बारे में जो दिया गया है इंडिया ईयर बुक में कि अभी हमारे यहाँ 2021 में प्रस्तावित था सेंसस होना, लेकिन पेंडेमिक के कारण जो है सेंसस नहीं हो पाया। अभी तक के कुल अगर 1872 वाला जो पहला हम माने लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था, तो अभी तक के हमारा ये 2011 का 15th सेंसस हो चुका है। ठीक, जनगणना जिसे कहते हैं 15th सेंसस हो चुका है। ये हर 10 साल में होता था, लेकिन 2021 में पेंडेमिक के कारण नहीं हो पाया। 2011 के अनुसार हमारे यहाँ पॉपुलेशन कितनी थी 121.09 करोड़, जिसमें से 62.33 करोड़ मेल और 58.76 फीमेल है। रूरल पॉपुलेशन हम देखें तो 2011 के सेंसस के अनुसार रूरल पॉपुलेशन 68.9%, वहीं पर अर्बन पॉपुलेशन 31.1% है। डिकेडल ग्रोथ कितना हुआ है 17.7%, मतलब 2001 की अपेक्षा 2011 में कितनी ग्रोथ हुई है। इसके साथ देखेंगे कि इंडिया अकाउंट्स 2.4% ऑफ वर्ल्ड सरफेस एरिया, मात्र 2.4% जो है हमारा सरफेस एरिया है पूरे विश्व के सरफेस एरिया के कंपैरिजन में, लेकिन हमारे यहाँ पॉपुलेशन विश्व की लगभग 17.3% है। ठीक, प्रोजेक्ट किया गया है 2036 तक के इंडिया की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी तो 1522.3 मिलियन। तो ये फैक्ट ध्यान रखेंगे सारे, मेंस में कोट करने के लिए अच्छा हो जाता है।
ठीक। उसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, तो 2011 के सेंसस के अनुसार भारत में 382 लोग रह रहे हैं। ये भी डिकेडल ग्रोथ कितनी है, 17.7%। हाईएस्ट अगर हम देखें कहाँ पर है पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट्स में, अगर देखें तो बिहार, वेस्ट बंगाल और केरला में है। वहीं यूनियन टेरिटरीज में अगर हम देखें तो कहाँ पर है सबसे ज़्यादा, ये दिखती है हमको दिल्ली में और चंडीगढ़ में। दिल्ली में 11,320 लोग रहते हैं लगभग। ठीक। आते हैं सेक्स रेशियो, मतलब फीमेल्स पर मेल्स में कितनी है ना, पर 1000 मेल्स में। तो ये हमारे यहाँ हमेशा से कम रहा है। अगर 1901 में देखें तो 972 था। 2001 तक की ये कंटिन्यू डिक्लाइन हुआ, कितना, 933। 2011 में हमें कुछ पॉजिटिव दिख रहा है, कितना, 943 हुआ है। और वहीं पर अगर हम देखें तो चाइल्ड सेक्स रेशियो 2011 के हिसाब से, चाइल्ड सेक्स रेशियो मतलब 0 से 6 ईयर के बच्चों के बीच में, तो ये हमें कितना दिखाई दे रहा है, 919, जो कि काफ़ी कम है। लिटरेसी अगर देखें तो 2011 के सेंसस के अनुसार किसे लिटरेट माना गया है, क्योंकि हमारे यहाँ लिटरेट की भी डेफिनेशन अलग अलग जगह मिलती है। तो सेंसस के अनुसार किसे लिटरेट कहा जा रहा है, तो अ पर्सन एज्ड 7 एंड अबव, ऐसा कोई व्यक्ति जो 7 साल या उससे अधिक हो और जो लिखना और पढ़ना जान सके, कोई भी किसी भी भाषा में, पर्टिकुलर भाषा में वो अगर लिखना पढ़ना जान सके, 7 साल या उससे ज़्यादा उम्र की का हो, तो उसे क्या कहा जाता है, लिटरेट कहा जाता है। 2011 के सेंसस के अनुसार 73% लोग जो हैं लिटरेट हैं हमारी कुल जनसंख्या के। मेल इसमें 80.9% और फीमेल कितनी है, 64.6% है। सबसे ज़्यादा लिटरेट केरला है, लीस्ट कौन सा है, बिहार है। ठीक। माइग्रेशन, हमारे यहाँ माइग्रेशन होता है, डेवलप्ड एरिया में लोग जाते हैं, लीस्ट डेवलप्ड को छोड़कर जाते हैं। तो माइग्रेशन जो है इस सेंसस के अनुसार 2 तरीके से बताया गया है। एक तो जो है कोई व्यक्ति माइग्रेट कर रहा है तो प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस, किसी पूर्व स्थान में वो कब रह रहा था, तो ऐसे में अगर हम देखें तो 455.8 मिलियन लोग जो हैं लगभग क्या किए हैं, माइग्रेट किए हैं। फिर प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर अगर बोला जाए तो प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर कितने लोग माइग्रेट हो रहे हैं, 141.9। तो ये 2 आधारों पर जो है सेंसस में बताया गया है किसके बारे में, कि माइग्रेशन होता है। ठीक। और माइग्रेशन विद इन दी स्टेट्स अगर देखें तो ये सबसे ज़्यादा हुआ है, स्टेट के अंदर ही, किसी राज्य के अंदर ही जो है सर्वाधिक माइग्रेशन हमें दिखाई दे रहा है। ये कहाँ पर दिखाई दे कितना दिखाई दे रहा है, 64.9%। वहीं पर हम देखेंगे इंटर स्टेट माइग्रेशन कितना हो रहा है, तो 15.6% हो रहा है इंटर स्टेट माइग्रेशन, जो कि कम है। तो किसी राज्य के अंदर ही माइग्रेशन ज़्यादा हो रहा है 2011 के सेंसस में। कुछ इसमें और फैक्ट दिए हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट जो होता है ये दिया है, 2008 में 2.6 था, 2018 में भारत का घटकर हो गया 2.2%। क्रूड बर्थ रेट जो है 2019 में कितना है, 19.7 है ना। इसके बाद क्रूड डेथ रेट कितना है, तो ये पर 1000 में, मतलब 1000 लोग में बर्थ के में 6 लोग मर रहे हैं। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, जो बच्चे पैदा होते हैं, इन्फेंट जो होते हैं, 2009 में 50 मर जाते थे, 19 में जो है ये 30 तक के हो गया है। तो ये चीज़ें सुधरी हैं। ये सारे फैक्ट्स ध्यान रखेंगे, मेंस वगैरह में कोट करने में अच्छा होता है अगर आपको हेल्थ के टॉपिक पर कोई ऐसे आ गया तो। ठीक। फिर आ जाते हैं नेशनल सिंबल्स के ऊपर। तो नेशनल सिंबल्स में जो जो चीज़ें इसमें दी हुई है आज उस पर बात करेंगे, और ये टॉपिक के बाद आज की क्लास ओवर हो जाएगी। तो नेशनल सिंबल में देखें, सबसे पहले बात हो रही कौन सी, नेशनल फ्लैग की। तो हमारा नेशनल फ्लैग अगर देखें तो 3 कलर है, पता है आपको, तो केसरिया, सफ़ेद और हरा। और बीच में क्या है, बीच में है आपका अशोक चक्र जिसमें 24 स्पोक्स हैं। इसका रेशियो अगर देखें तो 3:2 का है। इसे एडॉप्ट कब किया गया ये भी आपको पता है, 24 जुलाई 1947 को जो है इसे एडॉप्ट किया गया था। डिज़ाइनर कौन था, ये चीज़ पिंगाली वेंकैया जी जो है इसके डिज़ाइनर थे। ठीक। इसको स्टेट्यूटरी प्रोटेक्शन, कुछ गवर्नमेंट जो है नॉन स्टेट्यूटरी रूल्स भी जो है निकालते रहती है, लेकिन कुछ जो है वैधानिक तौर पर भी जो इसे कुछ
प्रोटेक्शन मिली हुई है। तो किस एक्ट के तहत है, तो ये जरूर ध्यान रखेंगे। दो एक्ट हैं और कुछ कोड है। तो एम्ब्लेम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950, दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, ठीक। और फ्लैग कोड कब का है, इंडिया फ्लैग कोड 2002 का है। ये सारी चीज जो है आप ध्यान रखेंगे किसके रिलेशन में है, इंडियन फ्लैग, नेशनल फ्लैग के रिलेशन में। स्टेट एम्ब्लेम में आते हैं। स्टेट एम्ब्लेम आप सबने देखा है, ठीक। अशोक के सारनाथ स्तंभ का जो कैपिटल है उसे बनाया गया है क्या, न हमारा नेशनल या स्टेट एम्ब्लेम, ठीक। ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है सारनाथ में लोकेटेड है। 4 लायन माउंटेड है एक्चुअली, ये जो है इसे कहा जाता है एबेकस, और ये क्या है, एक इन्वर्टेड लोटस है, ठीक है। बेल शेप्ड भी लोटस कहा जाता है। और इसके ऊपर जो है ये कैपिटल है जिसमें 4 लायन हैं, बैक टू बैक हैं एक दूसरे के। और भारत ने जिसे एम्ब्लेम बनाया है उसको इत्ते पोर्शन को लिया है, इत्ते को हटाकर ये ऊपर के पोर्शन को लिया है। इसमें एबेकस है और एबेकस के बीच में क्या है, आपका अशोक चक्र है। एक साइड क्या है, एक गैलपिंग हॉर्स दिखता है ना, दौड़ते हुए घोड़ा, और दूसरे साइड बुल है। इसे कब एडॉप्ट किया था हमने, 26 जनवरी 1950 का। और इसके नीचे हमारा जो टाइटल है सत्यमेव जयते, जो कि मुंडक उपनिषद से लिया है, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, पूछ चुका है एक पीएससी में कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। इसमें भी स्टेटरी प्रोटेक्शन है क्या, तो स्टेट एम्ब्लेम ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन एंड इम्प्रॉपर यूज 2005 का एक्ट है ये, इम्प्रॉपर यूज एक्ट 2005। फिर दी स्टेट एम्ब्लेम ऑफ इंडिया रूल्स 2007, इसके तहत इसको प्रोटेक्शन है। अब आते हैं हम नेशनल एंथम के बारे में। तो नेशनल एंथम क्या है, सबको पता है, जन गण मन। किसने कंपोज किया है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया गया है। इसे कब गाया गया था, तो 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस पार्टी का, उसमें गाया गया था पहली बार। और उस समय कौन प्रेसिडेंट थे, तो बिशन नारायण धर जो है प्रेसिडेंट थे, किसके, कांग्रेस के सेशन के, ठीक। इसमें कुल 5 स्टेंजा हैं, लेकिन हमारे द्वारा जो अडॉप्ट किया गया, पहला स्टेंजा अडॉप्ट किया गया है। इसको पूरा गाने में लगभग 52 सेकंड लगते हैं। और शॉर्ट ड्यूरेशन कुछ मूवमेंट पर जब ये गाया जाता है कुछ प्रोग्राम में, तब 20 सेकंड का होता है। इसे अडॉप्ट किया गया 24 जनवरी, याद रखेंगे 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया है। उसके बाद आते हैं नेशनल सॉन्ग, वंदे मातरम, सबको पता है, ठीक। मैं लिखना भूल गया, वंदे मातरम है नेशनल सॉन्ग, ठीक। वंदे मातरम, ठीक। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे जो है इसकी रचना की थी और इसे पब्लिश किया था 1882 में। उन्हीं का एक बुक थी जिसे आनंद मठ कहा जाता है। और इसे पहली बार गाया गया 1896 के कांग्रेस के अधिवेशन में। और उस समय प्रेसिडेंट कौन थे, रहीमतुल्ला एम सायनी। ये दूसरे जो है मुस्लिम प्रेसिडेंट हुए थे, ठीक। इसे अडॉप्ट कब किया गया था, 24 जनवरी 1950 को, ठीक। तो ये सारी चीज़ आप देख लिए हैं। आगे आ जाते हैं नेशनल कैलेंडर। तो नेशनल कैलेंडर जो है हमारा, ये किस पर आधारित है, ये आधारित है शक संवत पर आधारित है, ठीक। इसका पहला महीना क्या होता है, चैत्र का होता है। फर्स्ट डे एज पर ग्रेगोरियन कैलेंडर अगर देखें तो मार्च 22 को मनाया जाता है। सब क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी में, है ना। मार्च 21 को हम क्या मनाते हैं, लीप ईयर मनाते हैं। जब लीप ईयर होगा तब हमारा पहला दिन चालू होगा 21 मार्च से, नहीं तो कब होता है, 22 मार्च से होता है। इसे अडॉप्ट कब किया गया, 22 मार्च 1957 को, ठीक। और वहीं पर हम देखें नेशनल एनिमल और नेशनल बर्ड क्या है, तो टाइगर और पिकॉक है। तो उम्मीद है कि ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो कोशिश की है कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं इंपॉर्टेंट, उसे निकाल कर एक जगह लिख कर आपको प्रेजेंट किया जाए। मैं टेलीग्राम लिंक शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम लिंक में जो है आप इसे जाकर डाउनलोड कर लेंगे पीपीटी को,
तो कुछ चीज़ अगर आप लिखना भूल गए होंगे नोट्स के साथ तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और कल जो है इसके आगे पॉलिटी वाला पोर्शन जो है उससे हम पढ़ेंगे। अब तैयारी आप सबकी अच्छी चल रही होगी और ये 1 महीना जो बचा है इसमें एफर्ट छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू लगे रहना है। 28 मई की डेट है, उसके पहले आपका जो है पोर्शन रिवीजन हो जाना चाहिए। नए नए टॉपिक्स आप पढ़कर उठाने की ज़रूरत नहीं है। जितने टॉपिक्स आप पढ़ चुके हैं उसी को बार बार रिवाइज करिए और साथ में जो पेपर्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, उन्हें ज़रूर लगाइए। चीज़ों को बार बार रिवाइज करिए और बहुत बहुत आपको तैयारी के लिए बेस्ट विशेस हैं। कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।